तो ये माय जर्नी टू कोटा का पहला पार्ट होने वाला है। इसमें आपको मैं बताने वाला हूँ जब मैं कोटा गया था तो मैंने कैसी गलतियाँ कमिट करी थी, जो कि ऑब्वियसली आपको यहाँ से सीखनी चाहिए और आपको कमिट नहीं करनी चाहिए, कि ऐसी बहुत सारी गलतियाँ हर जेईई एस्पिरेंट कमिट करता है। जरूरी नहीं है वही करे जो कोटा जाए। नॉर्मली अपनी लाइफ में स्टडी कर रहा है किसी सिटी के कोचिंग इंस्टीट्यूट में कर रहा है, ये भी चीज़ें जनरलाइज की जा सकती हैं। मैं श्योर हूँ कि इसमें से बहुत सारी गलतियाँ 99% प्लस बच्चे कमिट करेंगे वीडियो को देखने के बाद भी। मैक्सिमम यूज़ उठाने के लिए सेक्शन में मुझे लिख के बताना कि इस वीडियो से आपने एक्चुअली में सीखा क्या। वरना यार ये आपके लिए नेटफ्लिक्स के किसी एपिसोड की तरह नहीं होना चाहिए। लेने थोड़ी आए हैं यार। शुरू करता हूँ। अगर यही आंसर किसी को रिटन फॉर्म में चाहिए तो कोरा पे आप जाके देख सकते हो, मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है। शुरू करते हैं। तो यार ये बात जून 2018 की है। शुरुआत में सबको ए आई आर वन ही चाहिए होती है, मेरे को भी ए आई आर वन ही चाहिए थी। अगर आप ऑब्जर्व करोगे अपने आसपास या अपने आप को भी, तो स्टार्टिंग में सबको ए आई आर टॉप 100 ही चाहिए होती है। कुछ होते हैं बहुत हाईली मोटिवेटेड जिनको ए आई आर वन चाहिए होती है। मैं उन हाईली मोटिवेटेड लोगों में से एक था। मुझे लगता था बड़े आराम से आ जाएगी, दिक्कत नहीं है, एक साल है पूरा। मेरे साथ चीज़ें थोड़ी अलग थी। मुझे ए आई आर वन आई आई टी बॉम्बे के लिए नहीं चाहिए थी। मुझे सिर्फ ए आई आर वन की वजह से मदद से पॉपुलैरिटी चाहिए थी, इससे मैं लोगों को आसानी से कुछ मैसेज डिलीवर कर सकूं। तो मैसेज क्या है इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। और एक चीज़ मैं अलर्ट दे दे रहा हूँ यहाँ पे, मैं चीज़ें बोलने वाला हूँ जो आपको सुनने में लगे अरे वाह ये बंदा तो बहुत कमाल की चीज़ें कर रहा था, आपको उसमें से एक भी चीज़ फॉलो नहीं करनी है कि ये 2 साल पहले वाला मैं हूँ। ज़्यादातर चीज़ें गलत ही करता था, अब सही करता हूँ उसके कंपैरिजन में। मैं टाइम टू टाइम बताता जाऊँगा कि क्या चीज़ मैं गलत करता था। चीज़ को लेके जो मेरा आइडिया था कि मैं ए आर वन लाऊंगा, उसके बाद मैं पॉपुलैरिटी गेन करूँगा, मैं लोगों तक कुछ मैसेज डिलीवर करूँगा। तो ये बहुत ही अप्रोच थी, होती तो ऑब्वियसली मैं इसे कंटिन्यू रखता। अप्रोच क्यों थी इस पर भी हम बाद में बात करेंगे, बट हाल फिलहाल के लिए अप्रोच बहुत ज़्यादा बेकार थी। कोई ए आर वन की ज़रूरत नहीं है अगर आपको कोई मैसेज डिलीवर करना है दुनिया को। भी ऑप्शन होते हैं, कई छोटे ऑप्शन होते हैं। दूसरी चीज़ ये थी, मुझे फिजिक्स मैथ्स और केमिस्ट्री में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था। मैं अपने आसपास देखता था तो मुझे फिजिक्स मैथ्स और केमिस्ट्री ऐसी चीज़ नज़र आती थी जो सबसे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, और कॉम्प्लेक्स चीज़ें मुझे बड़ी पसंद थी। मेरा इस तरह का परसेप्शन था कि मुझे कुछ नया डिराइव करना है इन चीज़ों से करके। मैं रियलिटी को एक और अच्छी तरह से जान पाऊंगा अगर मैं फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स को बहुत डीपली पढ़ लेता हूँ तो। फिर से मैं आपको एक बार नोटिफाई कर देता हूँ, ये आइडिया कि मैं पूरी तरह से रियलिटी को जान सकता हूँ फिजिक्स मैथ्स की मदद से, ये भी खराब अप्रोच थी। आप लोग ऐसा मत सोचने लग जाना, हम भी फिजिक्स मैथ्स को जानने की कोशिश करेंगे, हम रियलिटी को जान सकें। मेरा कहने का मतलब ये है कि मेरे 2 साल पुराने आइडियाज़ को अपना आइडिया मत बना लेना। कुछ गलतियाँ जो कि आपको अटैम्प्ट नहीं करनी है। एक्चुअली में करना क्या है, मेरे भैया ने बहुत सारी वीडियोज़ डाल रखी हैं, फॉलो करना चाहिए। फिजिक्स मैथ्स केमिस्ट्री के साथ साथ ऐसी कोई चीज़ नहीं थी इसमें मुझे इंटरेस्ट नहीं था। तो मेरा ये प्लान था कि मैं एस्ट्रोनॉमी भी सीखूंगा साथ साथ, और फोटोग्राफी भी करूंगा, और थोड़ा बहुत सिंगिंग में इंटरेस्ट था वो भी करूंगा। मैं सारे इक्विपमेंट्स लेके गया था अपने साथ। यूट्यूबर बनने का भी बहुत ज़्यादा भूत सवार था मेरे ऊपर। साथ में मैं लैपटॉप भी लेके गया था अपना, प्रॉपर एक एस एल आर कैमरा भी लेके गया था फोटोग्राफी के लिए, बहुत सारी एस्ट्रोफिजिक्स की बुक और रैंडम बुक्स। सोचा था कि मैं अपना एक साल अगर डिवोट करने वाला हूँ किसी चीज़ को, अपना आने वाला साल वेस्ट नहीं करना है। मैं ऐसा हो जाना चाहिए, वैसा रहूँ ही नहीं जैसा मैं था। ऑब्वियसली हुआ पर अलग तरह से हुआ। सबसे पहले लोगों के दिमाग में ये क्वेश्चन होता है कि कौन सा कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन करूँ। तो मेरा ड्रॉप ईयर था ये, जेई मेन ऑलरेडी हो रखा था। वाइब्रेंट वाले मेरे ख्याल से 50% स्कॉलरशिप दे रहे थे उस टाइम पे, तो मैंने सोचा था कि मैं वाइब्रेंट ही जाऊँगा, क्योंकि मुझे अपने घर वालों के ज़्यादा पैसे खर्च नहीं करवाने थे। काफ़ी लोग फैमिली वाले पैसों वाला प्रेशर डालते हैं कि तूने इतने बर्बाद कर दिए ये वो एंड ऑल। कोटा में भी खर्चे ठीक ठाक ही होते हैं, तो मैंने कहा सस्ते में निपटा देते हैं चीज़ों को। तो वाइब्रेंट में 50% ऑफ था तो मैं सीधा वाइब्रेंट गया। काफ़ी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें थी वहाँ पे, पहली बार देखी थी, मैं भी शॉक हो गया भाई सही है यार कोटा का माहौल। लोग भी नॉर्मल लोगों से ज़्यादा वहाँ पे के बच्चे टहलते हुए नजर आ रहे थे। मैं रेजोनेंस में ऑलरेडी पढ़ रखा था तो मैंने रेजोनेंस नहीं चुना, वाइब्रेंट चुन लिया। रेजोनेंस कोटा में नहीं, रेजोनेंस आगरा में, ठीक है। इसी में कोचिंग में एंटर किया, रिसेप्शन पे मैंने लोगों को देखा, उन्होंने हमको ऊपर भेजा काउंसलिंग करवाने के लिए। मैं जान सकती हूँ कोचिंग में एक्चुअली में चलता क्या क्या। देखो मेरे को सारी चीज़ें पहले से ही पता थी कि ये सवाल होते हैं, ये शीट्स, इतनी चीज़ें तो पता ही है यार, साल पहले भी प्रिपेयर कर चुका हूँ। मुझे उस टाइम ये फील हो रहा था कि कितनी नॉर्मल चीज़ें हैं, कोचिंग में किस तरह क्या क्या चलेगा, इसके लिए मुझे अलग से काउंसलिंग कराने एक रूम में भेज रहे हैं। कोई नहीं, मैं चला गया। वहाँ पर ऊपर एक मैम बैठी हुई थी जिनको देख के लग रहा था कि इनने पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का कोर्स कर रखा है और वो अच्छे से नहीं किया है। उसके बाद मैम ने चीज़ें बोलना शुरू करी, मैंने एक दो सवाल पूछ लिए कि कब तक हो जाएगा, क्लासेस की फ्रिक्वेंसी क्या होगी, एंड ऑन एंड ऑन। मैंने कहा ठीक है नॉर्मल कोचिंग है चले जाएंगे। हम लोग कोचिंग से कोई बहुत ज़्यादा प्यार नहीं था, मुझे सिर्फ थोड़ा तगड़ा कंपटीशन चाहिए था और तगड़ा माहौल चाहिए था। तो मुझे एक बहुत ज़्यादा भयंकर टीचर भी नहीं चाहिए था। सोचा था कि मैं सब कुछ खुद पढ़ लूँगा, कुछ ऑलरेडी किताबों में दे रखा है, पर कोई ऐसा टीचर अगर एग्जिस्ट करता है कि वो चीज़ बता रहा है जो किसी किताब में नहीं है, तो भाई मज़ा ही आ जाएगा। सब कुछ फाइनल था, वाइब्रेंट ज्वाइन करने का मन था। उसके बाद एंड में उन मैम ने मुझे वाइब्रेंट की एक शीट दिखाई। तो वो जो शीट थी वो हमारा जो
पेपर आता है जो कि ब्लैक कलर का सा होता है थोड़ा, उस पेपर की वो शीट्स बनी हुई थी। तो वो देख के पहली बात तो मेरा दिमाग ख़राब हो गया, ये कैसी शीट्स हैं यार। लीस्ट पेपर तो नॉर्मल A4 रख सकते हो। मैंने शीट्स में सवाल खोल के देखे, सवाल तो नॉर्मल ही थे, अच्छे सवाल थे, नॉर्मल सवाल थे, जैसे कोचिंग मॉड्यूल में होते हैं, रैंडम, आपको कहीं भी मिल जाएंगे। पर उस पेपर की क्वालिटी देख के मैंने फाइनल कर लिया 1 सेकंड में कि यहाँ नहीं जाना। अच्छा नहीं है कि आप वाइब्रेंट नहीं जाओगे, वैसे हमने पेपर की क्वालिटी अच्छी कर दी है। मैंने सोचा यार ये लोग पेपर की क्वालिटी पे ध्यान नहीं दे रहे, हो सकता है और काफ़ी सारी चीज़ें डाउन हो। मैंने कहा यहाँ तो नहीं जाना है, अब मेरे को पैसे नहीं बचाने, अब मुझे ढंग की जगह दो। साथ ही साथ मैंने सोचा यार फिर एलन भी देख लेते हैं और रेजोनेंस भी देख लेते हैं। वाइब्रेंट तो कैंसिल है डैम श्योर, शीट्स की वजह से, सिर्फ और सिर्फ शीट्स की वजह से। मुझे पता है ऐसे सवाल हर जगह मिल जाएंगे, 1 साल तक ऐसे क्वालिटी वाली शीट नहीं लगाने वाला। ये अजीब सी चीज़ आई मेरे दिमाग में। इससे ये असम्पशन बनाया था कि अगर शीट्स ख़राब है तो और काफ़ी सारी चीज़ें ख़राब हो सकती हैं। मुझे मेनली माहौल चाहिए था, तो बाकी मैं खुद मैनेज कर लूँगा। अगेन मेरी किसी भी चीज़ को टेक इट फॉर ग्रांटेड, वो चीज़ें जो मेरे दिमाग में आई उस टाइम। बाकी बात रही टीचर्स की, वो मैंने आपको बताई दी है कि सारे टीचर्स बहुत बढ़िया होते हैं, काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस होता है जेई के नाम पे। ज़्यादातर चीज़ें होती हैं वो किताब में ही दे रखी होती हैं, जो आपको स्टार्टिंग में पढ़ा जाता है। लाइक कोई रैंडम चैप्टर उठा लो यार, बाइनोमियल थ्योरम्स उठा लो, एक्सपेंशन का फॉर्मूला किताब में दे रखा है, जनरल टर्म किताब में दे रखा है, अंडर के सवाल किताब में दे रखे हैं, नया कुछ बताओ। मतलब अभी आप जेई प्रिपरेशन करोगे तो कुछ कुछ ऐसे सवाल आते हैं ना, सवाल को देख के दिमाग खराब हो जाए, वाह यार मज़ा ही आ गया। तो मैं सोचा था कि ऐसा कोई टीचर हो जो कि ऐसे सवाल डालता रहे रोज। सिंपली ये फंडा था अपना कि नया क्या है वो दिखाओ। तो ये नया ढूंढते ढूंढते मैंने नया बना लिया, जो कि अब मैं यहाँ पे डिलीवर करता हूँ और करा हुआ है। काफ़ी सारे सवाल आपको दिख जाएंगे जो मैं डालता हूँ या डाल चुका हूँ, डालने वाला हूँ मतलब। मैंने पहले ही सेग्रीगेट करके रखे हुए हैं, मैंने अपनी जेई प्रिपरेशन के दौरान देखे। भी कोई अलग सवाल आता था तो मुझे बड़ा अच्छा लगता था देख के, इसको सॉल्व करने में बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। मेरे को टाइम वाइम से मतलब नहीं था, क्योंकि सवाल के आंसर से ज़्यादा मतलब सोल्यूशन से था मुझे। मैं सवाल के साथ नया क्या क्या कर सकता हूँ, इसलिए ये चीज़ है। रैंक से ज़्यादा प्रायोरिटी देता था सीखने को। आप पे डिपेंड करता है आप किस चीज़ को ज़्यादा प्रायोरिटी देते हो। किसी चीज़ को एक्चुअली पढ़ने में और रैंक लाने में दोनों में अलग अलग अप्रोचेज होती है। ऐसा नहीं है कि अगर आप किसी एक सवाल को 3 घंटे तक कर रहे हो तो आपकी रैंक अच्छी आ जाएगी, नहीं बिल्कुल नहीं। तो ये सब चलता रहा, मैं रेजोनेंस और एलन गया। तो ये कैसे हुआ, क्यों हुआ, और उसके बाद एंड में मैंने मोशन ज्वाइन करी, जिसकी मैंने एक फ़ोटो पोस्ट कर रखी है आंसर में, अगर आप पढ़ोगे तो मैंने मोशन क्यों ज्वाइन करी, इतनी सारी कोचिंग है, बड़ी बड़ी कोचिंग है बल्कि कोटा में, तो फिर भी मोशन क्यों। मतलब अगर मैं ग्रैंडनेस और पॉपुलैरिटी की बात करूँ, फिर लोग सस्पिशियसली देखते हैं, मैंने मोशन क्यों ली। इस पार्ट में बस इतना ही था। ये सारी चीज़ें मैं आपको धीरे धीरे बताऊंगा, जिस हिसाब से मैंने आंसर लिखा हुआ है उतना ही कंटेंट बताऊंगा, जिससे लोग फॉलोअप कर पाए। ये था माई जर्नी टू कोटा पार्ट 1। आपको मैं बताऊं इसमें से मैंने क्या क्या सीखा शॉर्ट में समअप करके। पहली चीज़ ये है कि मुझे कुछ रेवोल्यूशनरी करना था। मैं सोचता था रेवोल्यूशनरी करने का सबसे आसान तरीका है AIR 1 ला के लोगों को मैसेज डिलीवर करना, जो कि मैं डिलीवर करना चाहता हूँ। बहुत ही नूब लेवल तरीका था, लंबी अप्रोच है। लंबी अप्रोच मतलब अपना टाइम वेस्ट करना। चीज़ ये है कि मैं सफिशेंटली फाइनेंशियली स्टेबल था, कि कोई खास कमी नहीं थी। भी मुझे ये चीज़ बॉदर कर रही थी कि मुझे अपने घर वालों के कम पैसे खर्च करवानी चाहिए, थोड़ी कम क्वालिटी वाली चीज़ लेनी चाहिए। ये बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है। आउटपुट के बारे में पहले सोच लेते हैं, हुआ तो ताने मिलेंगे। तुम कंसिडर भी कैसे कर रहे हो कि होगा कि नहीं होगा। काम है उस चीज़ को बेस्ट क्वालिटी से करना, बेस्ट क्वालिटी से करो ना, जितने तुम्हारे रिसोर्सेज हैं उनको देख के। काफ़ी सारे लोग बोलेंगे यार ये कॉपी को देख के इसने कोचिंग छोड़ दी, देख के आई मीन ये बड़ा अजीब बंदा है। मैंने सिर्फ शीट को नहीं देखी थी, मैंने शीट को देख के काफ़ी सारी चीज़ें सोची थी, उनको लेकर मैं रिस्क नहीं लेना चाहता था, मैंने वो ज्वाइन नहीं करी। बाकी मैंने अपनी जेई प्रिपरेशन के दौरान जो बेस्ट कंटेंट मुझे मिलता गया उसको मैंने एक जगह पे सेग्रीगेट करके रख लिया, क्योंकि अब मैं लोगों में डिलीवर कर पा रहा हूँ। तो जब भी आप कोई कमाल की चीज़ सीखते हो तो उसको एक जगह पे अलग से रख लेना चाहिए, क्योंकि हो सकता है आप उसे खुद भूल जाओ। जैसे भैया ने भी टास्क दिया था एक, तब वो कंटेंट आपके लिए नॉर्मल या नूब लेवल का कंटेंट बन जाए और आगे ट्रांससेंड कर जाओ। तो इस तरह से मैंने जेई के टाइम पे कुछ सवाल इकट्ठे किए थे, मैंने उस तरह के इतने सवाल लगा लिए कि अब वो सवाल मेरे लिए नॉर्मल हो गए। मैं और टफ लेवल की चीज़ें सीख करता हूँ। काफ़ी लोग, मैंने एक रिप्लाई टू कमेंट्स वाली वीडियो में भी बताया था, काफ़ी लोगों को ये सवाल बहुत ज़्यादा टफ लगते हैं। बिल्कुल टफ नहीं है, आसान, वही वही चीज़ें आ रही हैं सेम, बार बार वही चीज़ें। अगर आप इलस्ट्रेशंस की सारी वीडियोस देखोगे तो लगभग जितनी भी चीज़ें हैं सब कवर हो चुकी हैं। वेल सीक्वेंस सीरीज, कॉम्प्लेक्स नंबर्स, जो भी है, नंबर्स का पार्ट 2 रह गया है वैसे भी। हम ये नोटिस कर पाएंगे कि सेम चीज़ बार बार रिपीट हो रही है, कुछ नया नहीं आ रहा है। नया कुछ अलग सवालों में आ रहा है, जैसे डेली चैलेंजेस हम डालते हैं तो हर सवाल में कुछ ना कुछ हटके अलग होता है। हटके कोई अलग चीज़ मिलती है हमको तो उसको हमें साइड में अलग से रख लेना चाहिए और चीज़ों से दूर। जब हम एक की प्रोसेस से गो थ्रू करते हैं तो हमें काफ़ी सारी फालतू चीज़ें भी मिलती है। तो ये भी एक आर्ट है उन फालतू चीज़ों को अंदर ना लेना, सिर्फ उतनी चीज़ों को अंदर लेना जो हमारे काम की है। कैसे करते हैं इस पर भैया बोलेंगे। तो ये था जो मैंने सीखा। सो दैट्स ऑल फॉर नाउ, गुड लक यार, अगला